कॉकरोच जनता पार्टी की जो प्रोटेस्ट चल रही है अब वो भयानक मोड़ ले रही है। क्या पार्लियामेंट पे हमला और ट्रैक्टरों से हमला करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स छोड़ के बाकी सब जो सरकार के विरोध में रहते हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार, कहा जा रहा था 2024 में कमजोर हो गई है, पर जिस तरह वो स्टेट इलेक्शन जीती और अब जिस तरह टूट टूट के एमपी आए हैं वो 2/3 मेजोरिटी पे पहुंच रही है। तो 2/3 मेजोरिटी आपको पता है एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर सकते हैं। 24 में भी एक र्यूमर चला था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का, पर अब जब वो पावर आ गई है तो क्या जो नॉर्मल चीजें हो रही हैं डिलिमिटेशन वो होगी, या कई बड़े रूप से जिस तरह आरएसएस कहा जाता है चाहती है कि एक नया वे में देश को गवर्न किया जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की तरफ बढ़ेगा, ऐसा विपक्ष कह रहे हैं। और बहुत उन्होंने एक लंबी लिस्ट निकाल दी है किस तरह संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। अब ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतन शारदा जी। आरएसएस को उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई जानता है। उन्होंने अनेकों किताबें और अपने जीवन में इतना समय दिया है। तो थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। मुझसे पहले तो गलतफहमी दूर कर दूं, मुझसे भी संघ जानने वाले बहुत हैं। मैंने एक बार ट्विटर पे लिखा था कि गुरुजी को किसी ने पूछा कि संघ के बारे में का क्या कहना है, तो उन्होंने कहा 30 साल मैं संघ में काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा है। श्री गुरुजी सेकंड सर संघ चालक थे, क्योंकि हमारे इतने प्रकार के लोग, इतने तरह के एवोल्यूशन, इतने तरह की चीज़ें होती रहती हैं कि हर चीज़ को समझना। मैं पीछे कार्यक्रम में गया था और वहाँ का जो काम देखा मैंने उस संस्थाओं का, तो मुझे लगा मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। ये एक पुस्तक आई है स्वयं सेवक, मालिनी भट्टाचार्य जी की, उसमें 9 स्वयं सेवक और 1 सेविका, उनके जीवन की कहानी थोड़े में लिखी है। वो वहाँ उसमें जो लोग हैं और जो काम कर रहे हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए समझना मुश्किल है, क्योंकि हम समझते कुछ हो नहीं रहा, पता चलता है कि बहुत कुछ हो रहा है। और हाँ, एक भाव हमें डेफिनेटली, हमारा सबका भाव एक ही होता है कि देश के बारे में क्या सोचना, समाज के बारे में सोचना, वो भाव हमारा एक रहता है। सर वो तो विद्वान जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि उसी श्रेणी में आप हैं कि हमेशा ही कहते हैं द मोर आई नो द मोर आई रियलाइज हाउ लेस आई नो। बट हम सब जानते हैं कि आपको सब कुछ पता है, तो मैं आपको ये एस्केप रूट नहीं लेने दूंगा कि मुझे बहुत पता नहीं। इंट्रोडक्शन में आपने एक और बोला कि संघ अभी राष्ट्र को बदलना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहता है। संघ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरे सर जो इल्जाम लग रहे हैं, मैं इल्जाम की बात कर रहा हूँ। इल्जाम तो लगते रहेंगे। क्या होता है कि जब आप बीजेपी को थप्पड़ नहीं मार सकते तो आरएसएस को थप्पड़ मारते हो। तो बड़ा पुराना ये नेहरू के जमाने से फ्रस्ट्रेशन निकालनी, आरएसएस को लगा दो, आरएसएस तो जवाब देगा नहीं, ऐसा है। और हिंदू राष्ट्र के बारे में रज्जू भैया की हमारे आजकल शाखा में चलती है, मैंने तो खैर चरित्र लिखा उनका, उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंदू राष्ट्र ये बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। और मैं कई डिबेट में भी कह चुका हूँ, हिंदू राष्ट्र तो है ही। इसके इथोस, इसके ट्रेडिशन, इसके कल्चर, ये इस देश को यूनिक बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाते हैं। वरना बाकी देशों ने भी सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, भारत के आसपास से जो निकले थे, तो बर्मा से लेकर पाकिस्तान से लेकर सारे, अब देख लो सब जगह उसी विचार से निकले थे। जैसे ही वहाँ का सभ्यता बदली, वो कुछ चला नहीं ना। तो हम हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, इसके लिए यहाँ पर सेकुलरिज्म चलता है, इसके कारण सब चल रहा है। तो बदलने की आवश्यकता नहीं, अपना स्वभाव और अपना काम करने की दिशा को बदलने की आवश्यकता है। सर मैं 2/3 मेजोरिटी पे आना चाहूंगा, पर उससे पहले क्योंकि ये कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट चल रही है, मैं उसको कवर करना चाहता हूँ। और यहाँ पे नए एलिमेंट्स आ गए हैं। एक एलिमेंट ये आया है राकेश टिकैत का, जो मैं आपकी स्क्रीन पर डालता हूँ। बहुत क्या डेंजरस मोड़ ले रहा है ये आंदोलन। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गाँव में भी खड़े हुए हैं तो तैयारी खड़ी, वे तैयारी है, चिंता न करना। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी गांव देहात के सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा। अब दो बातें इसमें सिग्निफिकेंट है। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, वो अलग अलग जगहों पे मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तानी बोल के आए थे, इन्हें हटाइए हमें लाइए। और दूसरा, ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार हैं और पार्लियामेंट की मार्च की बात हो रही है। तो क्या ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके गांव में लोगों को भड़का के ये कोशिश है टिकैत के जुड़ने के बाद कि पार्लियामेंट पे सिर्फ पीसफुल मार्च बोलते रहेंगे मंच से। और हमने देखा है पिछली बारी पीसफुल मार्च के अंदर क्या हो गया था। वो ही तरह करके पार्लियामेंट पे अटैक करने की कोशिश की जाएगी। और वहां पे अगर सरकार कुछ कार्रवाई करे, ना करे तो कमजोर दिखे, करे तो बोलेगी कि ये तो बच्चों के आंदोलन था,
बच्चे तो एजुकेशन में रिफॉर्म मांग रहे हैं, बच्चों को पीट दिया। तो क्या सर एक उस तरह का ट्रैप क्रिएट हो गया है? देखिए, टिकैत जो है ना बिन पैंदे के लोटे हैं। जहाँ उनको लगता है कुछ हो सकता है, वहाँ पर वो अपना कुछ ना कुछ अपनी दाल खाने के लिए, कुछ चम्मच हिलाने के लिए आ जाते हैं। पहले जब ये किसान बिल आया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। बाद में उनको, क्योंकि बीजेपी ने घास नहीं डाली, कुछ उनकी भी गलती थी और इसको लगा मेरी इम्पोर्टेंस कम हो गई, तो उसने एकदम अपना पासा पलट लिया जब पंजाब के किसानों का वहाँ पर मोर्चा शुरू हुआ। उसके बाद में जब चक्का जाम, सड़क जाम का एक बार कॉल निकला था, तो यूपी में इसने कहा सारा कुछ मैं बंद कर दूंगा। पता नहीं योगी जी ने उसको क्या गुरु मंत्र दिया कि उसने विड्रॉ कर लिया। बेसिकली डरपोक आदमी है। और जब इसको पकड़ा था तो रो रहा था, आपको याद होगा, रोने वाली फोटो देखकर किसान पिघल गए थे। वे सचमुच रोया कि एक्टिंग की मुझे नहीं पता, लेकिन इसने अपना आंदोलन तो वापस लिया था जो उसको चक्का जाम करना था। इलेक्शन में खड़ा होता तो वहाँ पर डिपॉजिट इसका बचता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति बोलता है तो उसके ये क्या सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग जमा है, वो जो कॉकरोच के नाम पे कुछ, अभी तो स्टूडेंट में वो कोई नहीं है, तो उसके नाम पे जो लोग जमा है उसके अंदर सब अपनी अपनी रोटियां सेकने आ रहे हैं। तो उसने कहा मैं भी बेकार बैठा को पूछता नहीं, मैं भी रोटियां सेक लूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ गए। सोए हुए 20 दिन से राहुल गांधी जब थाईलैंड में सब सैर कर रहे थे, उनके भी चेले चपाटे आ गए वहां पर बात करने के लिए। तो ये तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, उनको लगता है कि बहुत पॉपुलर, ऐसा पॉपुलर तो है नहीं, क्योंकि विषय जो था वो विषय तो लगभग खत्म हो गया। उसके अंदर जो सुधार होने थे हो गए। और धर्मेंद्र प्रधान ने जो एक्शन लेना था लिया। मैं मानता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत पहले एक्शन शुरू कर देते, उस समय बहुत कड़क भाषा का उपयोग करते, तो बात यहाँ तक कम से कम पब्लिसिटी के प्रोपेगेंडा के उसमें नहीं उतरती। लेकिन अब जो चल रहा है उसके अंदर मुझे, क्योंकि वहाँ कोई स्टूडेंट दिख नहीं रहे, या तो दिख रहे हैं जो तमाशा देखने आए हैं या खाने आए हैं, या वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको अभी बेकार है, पहले का भी आप में तब क्या किया जाए। तो आपका एक दूसरा रूप है जो बहुत उसका पुअर वर्जन है। देखिए, आप में अरविंद केजरीवाल कुछ भी गए, उसके पीछे पहले उसके पीछे कुछ काम था, उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन वगैरह जो भी देने थे, जो भी पकाने थे, लोगों ने जो उसको कोई दर्जा देना था दे दिया था। वो देने का तो उसकी एक इमेज बनी थी, उसके अंदर उसने काफ़ी दिन काम किया। उसके बाद में उसके अंदर वो अन्ना को उठा के लेके आया, तो अन्ना की अपनी इमेज थी और उसने जिस प्रकार से विषय रखा, लोगों से इम्प्रेस होते थे, बड़े लोग वहाँ गए, बड़े लोगों ने अपने कैरियर दाव पे लगाया, तब जाके वो अरविंद केजरीवाल बना। पर यहाँ आप देखिए कि दिपके जाता है 1 करोड़ रुपया खर्च करके, सोशल मीडिया इंचार्ज 1 करोड़ खर्च करके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में जाता है, वहां पर एक ट्वीट डालता है, ट्वीट रातों रात, बिना किसी ऑर्गेनिक ग्रोथ तो हुई नहीं है, डेफिनेटली किसी ने बहुत तगड़ा पैसा डाला है और उसको सारी दुनिया में वायरल किया। वायरल होते ही बंदा सडनली लीडर बन जाता है। वो उठ के कोई अवार्ड नहीं मिले, कोई एनजीओ ने कुछ, किसका रिकॉर्ड नहीं है, जो मैंने अरविंद केजरीवाल का फॉर एग्जाम्पल कहा। वो वापिस आता है सारे 1 करोड़ की अपनी लागत छोड़ के, इसके बलबूते पे 1 करोड़ की इसने लागत छोड़ी, कुछ सोच कर आया ना। आने के बाद में यहाँ पर उसका शुरू होता है तमाशा, इसे एक बलि का बकरा बनाता है, सोनम वांगचुक को बिठा देता है, खुद सब पेट भर के तोंद निकाल रहे हैं। ये जो अजीब वहाँ का माहौल है, ये माहौल बताता है कि सीरियस मामला नहीं है, ये लोग सीरियस नहीं है, कोई पॉजिटिव इन्होंने एजेंडा रखा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है, फिर किसी ने उसको हटाना है, लेकिन शिक्षा तो वही रहेगी, शिक्षा बदलनी है, शिक्षा बदलनी है। तो आपने एनईपी का क्यों विरोध किया, आपने अपने सुझाव क्यों नहीं दिए? लाखों सुझाव आए थे, आप भी सुझाव देते। और वो दिपके, और उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसका आप क्या कर रहा है, और कौन सा नेता उसके जो कौन है, किसी भी तरफ से मुझे इस पूरे एजिटेशन में दम नहीं लगता। लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं उसका फायदा उठाने का। कुछ हो सकता है दंगा फसाद भी कुछ करने में सफल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी सिंपैथी या किसी प्रकार की एम्पैथी इसके बारे में है। रतन जी, जो आपने मेरे को लगता है की पॉइंट फ्लैग ऑफ कर दिया कि दिपके का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, चाहे झूठा ही सही, क्रिएट तो करना ही पड़ता है। बट क्या ये समझते हुए सोनम वांगचुक को आगे किया गया, जिसके बारे में पहले तो ये र्यूमर फैलाया गया कि 3 इडियट्स मूवी उस पर बनी है, इनिशियली उसने भी मना किया, अब कल आमिर खान ने भी मना कर दिया कि भाई हमें तो नाम भी नहीं पता था कौन है सोनम वांगचुक, हमने तो अपनी एक मूवी बनाई। और वो राजू ईरानी का मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो डायरेक्टर कहता है कि हमारे फिल्म स्कूल में ऐसा हुआ था कि एक बच्चा आया था बिना सर्टिफिकेट के और बाद में बोला मैं फिल्म मेकिंग सीख गया। आईआईटी के अंदर तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही, अगर नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, अपने आप को वो बोलना भी है। फिल्म मेकिंग डिफरेंट थिंग, आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आजकल तो यूट्यूब पे लोग इतनी अच्छी अच्छी एडिटेड वीडियोस बना रहे हैं। तो वो एक फिल्म मेकर की थी, पर सोनम वांगचुक से जोड़ दिया गया। शुरू में वो ना करते रहा, मुस्कुरा के उसकी पूरी लॉबी बोलती है 3 इडियट्स ही यही कैरेक्टर था। तो वो जो दिपके के लिए बातें हैं वो सोनम वांगचुक के लिए एक वे में नहीं है, क्योंकि
अलग अलग चीजें दिखा के क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी जा रही है और हंगर स्ट्राइक करी जा रही है और लो इन्फॉर्मेशन जहां पे होती है, जहां पे जनता बहुत पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देती। मैं आज आपको यही बता रहा था, मैं कोर्ट में था तो बहुत अच्छे अच्छे वकील, उनको नहीं पता था दिप्के अरविंद केजरीवाल की पार्टी से निकला है। लोग अपने काम में व्यस्त हैं, सिर्फ वो हाइलाइट्स देखते हैं। तो उसके अंदर सोनम वांगचुक क्या लोगों को चेहरा बन के एक अन्ना हजारे बनाने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली हेल्थ केयर की, और उसके अंदर टिकैत जैसे कि आप हिंसा भड़काएंगे। उस खतरे को आप अगर बाकी आंदोलनों से देखें, अन्ना हजारे के ऑनवर्ड्स, किस तरह आप कंपेयर करेंगे? देखिए, इसको जरा अगर हम आके लेके जाएं दिप्के की बात को, दिप्के जैसे ही वहां पर पहुंचता है उसके बाद देखिए हर पार्टी के लोग आते हैं वहाँ, यूजुअल सस्पेक्ट अर्बन नक्सल आते हैं वहाँ, लेफ्टिस्ट आते हैं वहाँ, जिहादी आते हैं। नाम रहेगा, अल्लाह का भजन कीर्तन वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं, जेएनयू के लोग आ रहे हैं, लेफ्टिस्ट यूनियन के लोग आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो कभी चाइना के साथ जिसकी दोस्ती नहीं सीपीआई की, वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को मिलती है, यहाँ के इनको मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पक रही है खिचड़ी, और उसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे एक तरह की कॉन्स्पिरेसी मान लो, इस एक तरह से अभी उसको वर्ड क्या देना मुझे पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली वेल प्लेड गेम है इसके अंदर, प्लेबुक है पूरी जो सीए को रिपीट कर रही है। उसके अंदर भी इसी तरह उन्होंने पहले सत्याग्रह किए थे, वहां पर भी सारे बिरयानी बांटने आए थे, वहां भी सारे हलवा पूरी खाने आए थे, वो आसमान से कौन उनको पैसे डाल रहा है आज तक कोई पूछ नहीं पाया है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर भी वही सब शर्जील ईमान की बातें हो रही हैं और चिकन नेक वाले लोगों की बातें हो रही हैं। तो सारा जो चल रहा है ये कोई छोटा मोटा खेल तो है नहीं, हालांकि ये कुछ कर नहीं पा रहे जितना करना था, प्रोजेक्शन बहुत बना है। अभी सोनम वांगचुक के आते हैं, मैं उन लोगों में जो सोनम वांगचुक को पूरी तरह नेगेटिवली नकार देता है। उसने लद्दाख में एनवायरनमेंट के लिए काम किया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काम करते करते आदमी को ईगो इतना आ जाता है कि जो मैं कहता हूँ यही परम सत्य है, जो मैं कहता हूँ यही एकमात्र इलाज है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट उसने काम किया है, वो एक ही मात्र इलाज है एनवायरनमेंट का, और कोई मेरे सिवा किसी को सच पता नहीं है। वो बंदा वहाँ उसके लिए फास्ट करता है, वहाँ पर दंगे हो जाते हैं, वहाँ पर राइट्स होते हैं, उसके बाद उसके तथाकथित, मुझे पता नहीं कितना सच है, उस कहता है कि चाइना अगर हमला करेगी हम तो चाइना को रास्ता बताएंगे, हम भारत के साथ नहीं खड़े होंगे। मुझे पता नहीं सच कितना है, झूठ कितना है, लेकिन डेफिनेटली दंगे तो उसके भड़काने के बाद में हुए। तो जो व्यक्ति एक पॉजिटिव एजेंडा छोड़कर एनआरकी की तरफ बढ़ता है उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको लगता है कि मेरी तो पूछ खत्म हो गई, वो आ गया। अन्ना तो फिर भी अपने गांव में बहुत काम कर रहे थे, उनके पीछे जबरदस्त रिकॉर्ड है उनके काम का, वो इनकी बातों में आ गए और उसने कहा चलो वहां बैठे गांव में, यहाँ जाके बैठ जाएंगे। उसको बाद में इन्होंने धोखा दिया। सोनम वांगचुक खुद की होशियारी से है, ये बड़ा फर्क है, और उसको लगा प्लेटफॉर्म सही है, लोग भी आसपास लेफ्टिस्ट सारे जमा है, प्रोजेक्शन बड़ा अच्छा मिल रहा है, वो वांगड़ू बन गया, सब हो गया। उसने कभी नकारा नहीं कि मैं वांगड़ू नहीं हूँ। तो ये जो सारी बातें, ये बातें लोगों को दिख रही हैं सोशल मीडिया में, जिस प्रकार से आपने कहा अप्रचार हो रहा है, जहाँ 30 सेकंड में ओपिनियन बनते हैं। मैं पीछे एक्सपेक्ट पढ़ रहा था कि कोई आदमी एक किताब लिखता है 1 साल 2 साल लगा के, और उसको 30 सेकंड का क्लिप देख के, 3 लाइन देख के लोग उसके ऊपर डिसीजन दे देते हैं। उतना ही सच इसके बारे में कि आप एक परसेप्शन बनाते हो 30 सेकंड में, बेचारा कोई भी भूख हड़ताल करेगा, कोई भी होगा तो बेचारा होगा। जब आंध्र प्रदेश के लिए किसी उसने रखा था एक ने व्रत और वो मर गया, तब तक नेहरू जी ने क्या कहा था कि मैं सब बकवास है, मैं नहीं मानूंगा, मैं ये राज्य नहीं बनने दूंगा, और बाद में उसके डेथ के बाद में राज्य बना। तो इसी तरह संत फेरूमान थे, पंजाब में मरे, रोहतक और चंडीगढ़ झगड़ा था। तो ये पॉलिटिकल टूल की तरह यूज होता है, लेकिन कुछ उसके अंदर सॉलिड कुछ बात तो हो ना। आप एक मिनिस्टर की हड़ताल, अपनी रिजिग्नेशन के लिए अपनी जान दे दोगे? मुझे तो बात समझ में नहीं आती है, और मुझे नहीं लगता है जान देनी भी नहीं चाहिए। तो ये एक तरफ कोई प्रिंसिपल को लेकर हम खड़े हैं तो आप उस तरह की हरकतें करते हैं, दूसरा केवल एक रेजिग्नेशन के लिए इस हरकतें करते हैं। आपने को सुझाव दिया कि पहले सालों से लीक होता था, अभी भी लीक हुआ, उसको रोकने के लिए मैं आपको 4 उदाहरण देता हूँ। लेफ्टिस्ट बोले, जो भी जेएनयूवादी बोले कि आपके पास 10 उदाहरण देते हैं, 10 चीजें करोगे तो आगे से कभी पेपर लीक नहीं होगा, हम ये गीता पे कसम हाथ रख के, चलो दास कैपिटल पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि भाई ये दोबारा कभी नहीं होगा। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन चीट करेगा, उसके अंदर पकड़ा जाएगा, कहीं कमजोरी रह गई है उसको दूर की है, और जिम्मेदारी लोगों ने ली है अपनी। लेकिन उसके लिए सुझाव भी तो दो ना, जो वहां बैठे हो इतने दिनों से, आप एक मैनिफेस्टो बनाओ ना कि ये 4 चीजें होगी, विद्या हमारी एजुकेशन बढ़ जाएगी। मैंने आर्टिकल लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ ये काम होने चाहिए स्कूल के अंदर, एजुकेशन के अंदर। मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ सरकार को, तो मैं साथ में ये भी तो लिख रहा हूँ ना कहाँ समस्या है। अब केवल कहने के लिए आके बैठेंगे, वहां लोग आ रहे हैं कि लाहौरी सोडा पी रहे हैं जी, वहां पर क्या क्या खा रहे हैं, मतलब विचित्र स्थिति। अरे ये 2 चीजें, एक तो जैसे आपने बोला एजुकेशन का,
उस पे तो जब कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को बना, तो लोग कह रहे हैं पंजाब में बना लो आप, आपके पास मॉडल है, आपके पास दिल्ली में मॉडल था, उस मॉडल का अरे क्या रहा? पंजाब में किसान आते हैं इश्करन, तो पंजाब में किसानों को डंडे पड़ते हैं। आज वहां पर एम्प्लॉय इकट्ठे से स्टेट लेवल डंडे पड़ रहे हैं उनको, जरा आज देखना आप ट्विटर के ऊपर डंडे पड़ते दिखाए हैं। किसानों को मार मार के भगाया था इन्होंने पंजाब के अंदर, सर जहाँ पर उपदेश दूसरी देते हैं ना, पंजाब में पूछा उन्होंने क्या किया। पर दूसरी जो बात आपने कही है, यंगस्टर्स के लिए पार्टी जोन बन गया, वहां पे फूड ब्लॉगर्स पहुंच गए हैं। मुझे इतना देख के, कोई समोसे खा रहा है, कोई कचौड़ी खा रहा है और उसकी व्लॉगिंग हो रही है, तो एक तरफ तो बेचारा आदमी भूख हड़ताल पे है, दूसरी तरफ फूड के ऐसे लगा हुआ है भंडार। अब तो कह रहे हैं लोग कि वहां कैमरे पे, हटा दो। आप देखो कम्युनिस्ट क्या कर आज रहे हैं। कोर्ट में डला है, आज कोर्ट में डला है, आयशा वाली कैमरा। लड़की कह रही है जिसने नाटक किया था कि मुझे जेल में मार पड़ी, वो आज कहती है कि सीसीटीवी हटा दो, क्योंकि हटाएगी तो बोलेंगे ना हमको मारा, हम तो जो हम मर गए मार गए। सीसीटीवी होगा तो सब दिखेगा, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं वो भी दिखेगा। तो साफ तौर पे ये तमाशा चल रहा है। उनको लगता है कि बाकी लोग बेवकूफ है, ऐसा तो नहीं है, बाकी लोगों को पता है क्या चल रहा है। समस्या गंभीर है, लेकिन जिस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में बहुत बड़ी है। मैंने तो स्पष्ट लिखा है कि इज आर वी गोइंग टू रियली हैव डेमोक्रेटिक डिविडेंड। इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है हमारे सबसे बड़े प्लस पॉइंट को, कि अगर हमारे स्कूल में शिक्षा बराबर नहीं है तो डेमोक्रेटिक डिविडेंड आएगा कहाँ से। आज स्कूल का बच्चा निकलता है के बिना वो अपनी एप्लीकेशन नहीं बना सकता, ग्रेजुएट निकलता है के बिना अपनी एप्लीकेशन नहीं बना सकता। पढ़ाई के उनके इंटरव्यू पे जाते हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी में गया था, नई यूनिवर्सिटी में 100 लोग आए, 90 लोग इसलिए रिजेक्ट हुए कि उनको अपनी खुद की प्रोफाइल लिखनी नहीं आती। ये हाल है हमारा, तो हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। तो वो कहना मेरा तब बनता है, साथ में 4 चीजें बताता हूँ कि हमने ये करनी चाहिए, वरना मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊँ तो बेवकूफ, मतलब बेवकूफी है ना, एनार्की क्रिएट करनी है ना। निकलेंगे वहां से, जुलूस निकालेंगे, 10 डंडे खाएंगे, फिर वहा करेंगे, फिर बोलेंगे जी देखो जी बड़ी फासिस्ट सरकार है, तो सरकार क्या करेगी, कानून व्यवस्था नहीं लागू करेगी। नहीं, और अब वहां पे एक राजनीतिक मोड़ आई गया, जैसे आपने बोला कि पहले टिकैत, आज फिर समाजवादी पार्टी की बड़े नेता डिम्पल कापड़ी है, अखिलेश यादव छोड़ के, हाँ जी क्या बोला आपने, सॉरी? डिम्पल कापड़िया बन गए हो। हाँ वहां पे वो तो नॉलेज है वहां पे कि ये तो क्या लोग तरह, हैं ये लोग, आप ये सोचो तो स्टैंडर्ड क्या है इनका। क्या तो नॉलेज का स्टैंडर्ड है। बट अब क्या ये जो समाजवादी भी घुस गए हैं, तो एक तरह से, क्योंकि अगर मैं डिफरेंट में बात करूं रतन जी, कि सोशल मीडिया पे एल्गोरिथम्स विदेश से कंट्रोल होते हैं, और ये कॉकरोच जनता पार्टी का बहुत रेजोनेंस है, बहुत वायरल हो रही है। अब कुछ भी रील नहीं है, मैंने एक रील देखी, एक अनजान अकाउंट की मेरे पे आई हुई थी, कि वो बच्चों को कोस रहा था कि तुम वॉफल खाने के लिए क्यों लाइन में लगे पड़े हो, और वहां पे कोई आदमी भूखा बैठा है। अरे वहां पे भी लोग भैया कचौड़ियां समोसे ही खा रहे हैं, वो आदमी भूखा बैठा है। बट द पॉइंट टू नोट आई फाउंड इंटरेस्टिंग, छोटा सा अकाउंट था, 5-10 हजार का, क्योंकि हमें आदत है, मैंने चेक किया कि क्या है, और मिलियंस ऑफ व्यूज। अब क्या इसमें इतनी बड़ी बात है कि वॉफल की लाइन खा रहे हो सोनम वांग, दैट मींस एल्गोरिथम खेल रहा है, एल्गोरिथम उसको मिलियंस ऑफ व्यूज पे पहुंचा रहा है, 10-5 हजार शुरुआती के जैसे अकाउंट। मैंने कहा कि दीपिका को जब इन्होंने चढ़ाया पहले ट्वीट के ऊपर, वो भी तो एल्गोरिथम से चढ़ा ना पूरा, बिल्कुल वो तो पैसे खर्च करके चढ़ा हुआ, ऐसे तो चढ़ नहीं सकता। तो लोगों में जोश भर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, और मैंने वहां उस पे नीचे कमेंट करना चाहिए कि भैया लोग तो अपने घर के मोहल्ले में वॉफल खाएं या कचौड़ी खाएं, तुम तो वहां पे कचौड़ियों की पार्टियां कर रहे हो। बट माइंडसेट इज दिस। तो अब ये जो समाजवादी जुड़ गया है, उसके अंदर ये टिकैत जुड़ गया है, आप क्या इसको जमीन पे भी रेजोनेंस लेता हुआ देख रहे हैं? और उत्तर प्रदेश चुनाव पे, क्योंकि राम मंदिर में जो हुआ उससे एक तरह का नैरेटिव शुरू हुआ, फिर दूसरा जो ये स्टूडेंट के लीक हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये यूपी में इन सब का प्रभाव पड़ने वाला है राजनीतिक तौर से? जो रिफॉर्म्स करने हैं मंदिर के अंदर वो तो करने ही करने हैं, बट मैं राजनीति की अगर बात करूं, राजनीति के लेंस से बात करूं, तो क्या आपको वहां पे इसका असर दिख रहा है? समाजवादी यहाँ शिक्षा के बारे में बात करने आए हैं, इसको देख के मुझे बहुत पुरानी कहानी याद आ गई। मुलायम, जब ये बीजेपी के कल्याण सिंह बने थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि मैं सारी कॉपिंग बंद कर दूंगा, उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और उसके बाद में ऐसा संतोष था कि कल्याण सिंह जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाए, ऐसा माहौल था। ये लोग आए, समाजवादी पार्टी ने कहा बिंदास कॉपी करो। आपने अगर ध्यान दिया, उस जमाने फोटो आती थी कि लोग खिड़कियों के बाहर खड़े हैं, वहाँ पर पर्चे बट रहे हैं, वहाँ से उत्तर अंदर जा रहे हैं, चक्कू रख के लोग एग्जाम दे रहे हैं। ये सारा समाजवादी पार्टी के समय भी चलता रहा। अब योगी आए तो उन्होंने फिर कसा, और उसके बाद में क्योंकि शिक्षा का मूल्य नहीं है, और यूपी से निकलता है एग्जाम दे के, उसको कोई नौकरी के लिए पूछता नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं वहाँ के ग्रेजुएशन की। सारा चित्र योगी ने बदला, फिर से एग्जाम के अंदर सेंक्टिटी लाए हैं। तो उस समय ये लोग जो कॉपिंग के साथ में खड़े रहते थे, ये लोग जो उसको आंख बंद कर लेते थे, मूंद लेते थे,
और जिस कॉपिंग के कारण ये लोग हरा सके कल्याण सिंह जी को, वो आज कैसे बात कर रहे हैं कि भाई एग्जाम के अंदर शुद्धता चाहिए, एग्जाम में कॉपिंग नहीं होनी चाहिए, जब खुद ये लोग उसके सपोर्ट में उतरे, जब इन्होंने खुद आंखें मूंद के रखी, आज क्या क्या बात कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर क्या था अखिलेश के समय, जरा गौर करिए। यूपी का क्या स्तर था शिक्षा के समय, जरा गौर करिए। तो ये जो अजीब एक हिपोक्रेसी है, ये लोगों को दिखता है, क्योंकि नई पीढ़ी को शायद दिखता होगा, उन्होंने वो दिन देखे ही नहीं है। अगर उसकी याद कराई जाएगी, पता चलेगा कि ये सारा जो ढकोसला बिल्कुल गलत है और इनका किसी से शिक्षा से लेना देना है नहीं। सारी यादव परिवार एमपी एमएलए बन जाते हैं, उन्होंने कितना शिक्षा लिया पता कर सकते हैं, वहाँ आरजेडी में कितनी शिक्षा ली उनके मंत्रियों ने, उनके संतरियों ने, उनके यादव परिवार ने, आप चेक कर सकते हैं। जिनका जीवन में शिक्षा का मूल्य नहीं है, वो शिक्षा के एजुटेशन में आके कुछ वहाँ पर बातें कर रहे हैं, इससे मजाक क्या हो सकता है तरुणों का। और तरुण अगर वो समझ पाते हैं और सोशल मीडिया के अंदर उसके बावजूद हल्ला मचा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो डेस्परेट है। देखो उनके यहाँ जितने लोग अपेक्षित थे आए नहीं, जितने लोगों ने हिस्सा लेना था लिया नहीं, आए वो मौज मस्ती कर रहे हैं। जैसे वहाँ सोनम जी पड़े हैं, यहाँ पर ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। सारा जो चित्र है, सोनम जी खुद ने कहा उन्होंने कि मैं इतना बड़ा व्रत रख के बैठा, भैया आप 2 दिन तो व्रत रख लो, 1 दिन तो व्रत रख लो, वो कुछ नहीं करेगा। और आप जितने सारे फेल्ड पॉलिटिशियन को ला के बिठाएंगे, जिनके नाम तक आपको पता नहीं है, डिम्पल कापड़िया बन जाती है, डिम्पल यादव, सभी के नाम उल्टे सुल्टे लिए जाएंगे। तो जिनको पता ही नहीं है, कोई बेकार है, कुछ और है, आप उनके इंटरव्यू देखते हो सारे सोशल मीडिया पे, ऐसे लोग जमा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जिस अरविंद केजरीवाल के पार्टी ने इनको पैदा किया है, उनके समय बहुत क्रेडिबल लोग थे, स्टेज पर थे, पब्लिक में थे, अपने अपने जॉब और अपने कैरियर को दांव पे लगा के वहां बैठे थे, पढ़ाइयां छोड़ के बैठे थे, और उन लोगों के सामने उसकी क्रेडिबिलिटी थी। आज कौन है क्रेडिबल में, बताइए मुझे, जो स्टेज पे बैठे, उनकी भाषा सुन लीजिए, वहाँ हिंदुओं का अपमान हो रहा है, मंदिरों का अपमान हो रहा है। सी और इसमें आपको कुछ फर्क दिखता है, मुझे बताइए। मैं वो आपने हिंदुओं की बात, पीछे का बैनर छोड़ के कुछ भी फर्क नहीं दिखता। आपने हिंदुओं की बात करी तो मैं डालना चाहूंगा अभी एक वीडियो पर। उससे पहले एक और कंडीशन भी थी वहां पे रतन जी, कि यूपीए सरकार में कोर्ट्स के अंदर, एलिगेशन नहीं, कोर्ट्स के अंदर करप्शन प्रूव हुई थी, कितनी ज्यादा करप्शन प्रूव हुई थी। तो यहाँ पे वो भी नहीं है। ठीक है, पेपर लीक है, उस पे एक्शन लेना पड़ेगा। राम मंदिर केस में हुआ तो एफआईआर दर्ज हुई है, एक्शन हो रहा है, ज्यादा एक्शन होना चाहिए मेरे अनुसार, कईयों के अनुसार उचित एक्शन हो रहा है। बट कोर्ट से हर डिपार्टमेंट में, हर टेंडर में, हर जगह पे जजमेंट्स और मंत्री अरेस्ट हो रहे थे। तो एक जनता में भी गुस्सा था। यहाँ पे वो जो कंडीशन प्रेसिडेंट हम बोलते हैं वो भी नहीं है, तो इसलिए भी मुश्किल है। तभी भीड़ के लिए आप जो शुरू में कह रहे थे राजनेता ना आए, अब डेस्परेट हैं कि राजनेता के साथ उनके 200-200 चेले तो आएंगे, तो कम से कम ग्राउंड तो भरा हुआ दिखेगा। देखो जिस आत्महत्या नहीं, उनके साथ उनके कहाँ फॉलोअर भी कहाँ आ रहे हैं, 1 बस भर के आएंगे, 2 बस भर के, हजारों तो नहीं आएंगे। आप अभी ये सारा अगर गौर करेंगे कि जिस प्रकार से लोग एजुकेशन को घुमा रहे हैं, बात तो वही आगे ना कि क्रेडिबिलिटी की बात क्या आपके पास, तो उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता क्रेडिबिलिटी के बिना। और आप जैसे मैंने उत्तर क्या बहुत सालों से कर रही है, और हमने देख, ये रतन जी जो ये अब इसका क्या लेना देना है एजुटेशन के साथ, कुणाल कामरा की क्लिप में चढ़ाने वाला हूं, जहां पे खुल के बिना बात के आप भगवान राम को ड्रैगिंग कर है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। एक अधेड़ उम्र का बदसूरत आदमी वो हमारे ग्रंथों की बात करेगा। इसके और भी कई आए हैं, इसके ऊपर और भी कई होंगे। इसके और भी क्लिप में आज देख रहा था सोशल मीडिया पे, जिसमें ना डायरेक्ट इसने बहुत कुछ बकवास की है। अब ये भारत है जहाँ पर हिंदू या तो हंस लेता है या थप्पड़ नहीं मारता, वहाँ पर एक जगह ऐसी बात कर रहा था, किससे माफी मंगवा रहा था, कोई लेडी आके खड़ी हो गई, आदमी खड़ा हो गया कि तो और किसी के धर्म के बारे में बोल के देखो अपनी कॉमेडी के अंदर, कोई नहीं बोलेगा। तो ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और ये जो फैशनेबल इनको लगता है, अभी वहाँ जो थोड़े बहुत बिल्कुल वेले लोग बैठे जहाँ तालियां मार रहे हैं, जिनको कुछ काम ही नहीं है, डकार मार रहे हैं केवल, वो लोग अगर बाकी समाज से पूछिए क्या बोल रहे हैं लोगों, चलेगा क्या? तो अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं। कल एक मतलब ये जो बोल रहे हैं, मैंने कहा ना कि इवन सीएमए में इतना अपमान तो हिंदुओं का नहीं हुआ था, इसमें हिंदुओं का अपमान करने की कहाँ से बात आ गई, देवी देवताओं का अपमान करने की कहाँ से बात आ गई? बेसिर पैर का डायरेक्शन लेस सारा तमाशा चल रहा है, और ये कितना खींचने का मुझे पता नहीं है। सरकार ने सोनम वांगचुक को उठाना चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जबरदस्ती खाना खिलाना चाहिए, जैसे रोम शर्मिला को किया था। सबसे अच्छा वही इलाज है, ये सारे अपने अपने घर चले जाएंगे। और जो आसमानी बिरयानी और सब आ रही है ना, वो बंद कर दें, जो भेज रहे हो उनका कान पकड़े कि तुम किस कुछ में भेज रहे हो,
उसके बाद इसका इलाज हो जाएगा आराम से। क्योंकि इनका एंड गेम यही है, किसी तरह ये चाहते हैं मेरे अनुसार वहां पे वायलेंस प्रोवोक करना, चाहे वो ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट के रास्ते करें, चाहे स्टूडेंट्स का करें। दे वांट सम सिंपैथी कार्ड बाय क्रिएटिंग वायलेंस। तो सर मैं दूसरे पार्ट पे आना चाहता हूँ। बीजेपी 2024 के चुनाव में सिंपल मेजोरिटी से थोड़ा पीछे रहेगी। उसके बाद माना गया कि बीजेपी वीक हो रही है, फिर बीजेपी ने स्टेट आफ्टर स्टेट जीता, और फिर तोड़ फोड़ होती है पार्टीज में। वो तोड़ फोड़ सही है, गलत है, डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है, तो वो एक लंबी इतिहास है कि कांग्रेस ने क्या क्या किया था जब उनके पास पावर थी। पावर, मेरा मानना है, पावर इज एक्सरसाइज्ड टू रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज इट सेटिस्फाइड द लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हो रही है। ये मेरा मानना है, कई लोग बोलेंगे शायद ये गलत हो, बट वो हो चुका है। अब 2/3 मेजोरिटी की बात हो रही है, हो गई है। तो एक बड़ी एलिगेशन जो आती है कि क्या ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि संघ का शुरू से प्लान है, बीजेपी का शुरू से प्लान है। दूसरी एलिगेशन ये आती है, और आप में दोनों को डील कीजिएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र पे तो बहुत सपोर्ट भी मिलता है। कई लोग कहते हैं हाँ डिक्लेयर करना चाहिए, पर दूसरी एलिगेशन जिसका पॉलिटिकल बहुत नुकसान रहा, वो कांग्रेस ने अब शुरू कर दी है कि बीजेपी 2/3 मेजोरिटी लाते ही रिजर्वेशन से छेड़छाड़ करना चाहती है, रिजर्वेशन खत्म करनी जा रही है। और ये चीज इग्नोर की बहुत लोगों ने, पर ये बहुत बिकी थी जनता के दिमाग में 24 में, जब पोल के बाद लोगों ने एनालिसिस किया। तो आप क्या देखते हैं 2/3 के लिए जो इतनी मेहनत हुई है, व्हाट डू यू थिंक इज ऑन द एजेंडा इन द मॉनसून सेशंस? व्हाट लॉन्ग टर्म प्लान्स डू यू थिंक कैन बी डन, एंड व्हाट डू यू थिंक इज मेयर एलिगेशंस एंड रूमर जो बीजेपी नहीं करेगी? देखिए, आपको माइनॉरिटी की बात बताऊं, कांग्रेस पास तो इतनी भी सीटें नहीं थी यूपीए के समय। पहले सेशन में इससे भी बहुत कम थी, दूसरे सेशन में भी बहुत कम थी मेजॉरिटी से। फिर भी उन्होंने सरकारें बनाई, उन्होंने बड़े बड़े अमेंडमेंट लाए। राइट टू एजुकेशन का अमेंडमेंट लाया, अगर मैं एक गिनाऊँ, फॉरेस्ट बिल का लाया, उसके बाद राइट टू एजुकेशन का अमेंडमेंट भी लाया, जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अलग रखा गया, वो भी पास करवा लिया। तो पास करवाना हो तो बिल पास करने के तरीके उन्होंने भी अपनाए, बीजेपी भी अपनाएगी। लेकिन बीजेपी ये जो बातें चल रही, रिजर्वेशन क्यों करेगी? ये किसी से बात करिए, रिजर्वेशन को हाथ लगाना पॉलिटिकली से बिल्कुल पॉसिबल रहा नहीं इस देश के अंदर। जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए अंबेडकर जी ने कहा था, उसको लोगों ने माना नहीं। और आज एक वो जो प्रिविलेज था, आज वो रिजर्वेशन, एक उस समय ये था कि कंपेंसेशन था, एक सोशल इक्वालिटी के लिए रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन था, वो आज एक अधिकार बन गया। उससे कोई छेड़खानी करेगा नहीं, जिसको अपना राजनीतिक भविष्य नहीं चाहिए वो छेड़खानी करेगा। और अगर कुछ क्रेडिट आप नहीं भी दें बीजेपी को, ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि सत्ता चलानी, सत्ता संभालनी, लोगों को सत्ता से गिराना और अपनी सत्ता बनाना, इसमें बीजेपी का कोई सानी इस समय नहीं है। तो अगर बीजेपी को सत्ता संभालनी आती है, सत्ता चलानी आती है, तो ये कदम क्यों उठाएगी? और रिजर्वेशन के अंदर जो कमियां हैं, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमियां। रिजर्वेशन के अंदर कोई गलती नहीं निकालता। गलती है कि यादव है तो सारे यादव घेर लेंगे, और अगर कोई और जाति है, महाराष्ट्र में अगर है, तो वो जाति घेर लेगी सारे रिजर्वेशन के फायदे। इसके कारण जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, वो भी रिजर्वेशन मांगते रहेंगे। रिजर्वेशन व्यवस्थित लागू हो, क्रीमी लेयर व्यवस्थित लागू हो, और जिस बात को लेके बार बार कोर्ट कह रहे हैं कि अगर एक जनरेशन को मिला, दूसरे को मिलना चाहिए क्या, ये जब तक लागू नहीं होता तब तक वो भी लागू होगा, बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ लागू हो गया तो रिजर्वेशन के विरुद्ध जो गुस्सा है उससे बिल्कुल कम हो जाएगा, और नए नए लोगों को मौका मिलेगा। यही संघ ने कहा था कि भाई रिजर्वेशन लागू करना तो ईमानदारी से करो, तो कोई निकालने की तो बात तो कर ही नहीं रहा। और जैसे मैंने कहा, जिसको सत्ता संभालनी है, जिसको चलानी आती है, जिसको पता है कैसे सत्ता चलाना, 12 साल से चला रहे हैं, माइनॉरिटी होने के बाद चला रहे हैं, और जिस प्रकार से अपनी सरकारें लाए हैं, इनको पता है कि सत्ता कैसे लेना, कैसे चलाना। बाकी चीज़ों में आप कितनी भी गलतियां निकालें, इसमें नहीं निकाल सकते। अब सवाल आता है कि भाई एजेंडा, रिजर्वेशन की बात करिए, कोई भी एजेंडा, जो एजेंडा लेके सारे शोर मचा रहे हैं, अभी जो एजेंडा डिक्लेयर हुआ है बीजेपी का इस सेशन का, उसमें तो कुछ भी नहीं है। वो मैं शहजाद को सुन रहा था, उसके अंदर उसने जा रहा एजेंडा सुनाया, उसके अंदर ना तो ये विमेन रिजर्वेशन है, ना डिलिमिटेशन है, ना वन नेशन वन इलेक्शन है। और इन तीनों में कौन सा है जिससे जनता को तकलीफ होगी, जिससे जनता को नुकसान होगा, जिससे जनता को धोखा होगा, ये मुझे बताइए। ये तीनों चीजों में विमेन रिजर्वेशन नहीं चाहिए। एक बात तो ये है आबादी बढ़ गई इतनी ज्यादा, उसके बाद सीटें बढ़ी नहीं, इसमें क्या गलत है? उसी रेशियो से अगर बढ़ रही है सीटें, कोई गलत नहीं है। अगर आप हर 3 महीने में इलेक्शन लाते हो
और उसके अंदर का कानूनी जो से व्यवधान है, सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आप नीतियां लागू नहीं कर सकते हो। टीवी से लेकर, दिमाग से लेकर, नेता से लेकर सारे इलेक्शन में घूमते रहते हैं, तो काम कब होगा? एक आपको लगातार इलेक्शन मोड में रहना पड़ता है, आप डिसीजन ले नहीं पाते हो। उसके अंदर अगर वन नेशन वन पोल नहीं भी होता, वन नेशन टू पोल भी हो जाता है, 3 पोल भी हो जाता है, तो भी बहुत भला हो जाएगा। उसका विरोध किस लिए कर रहे हैं आप लोग? और अगर आपके पास पैसे कम है तो सबसे अच्छा यही है कि इलेक्शन ही की हो, आप उसी तरह पैसे का उपयोग करें। आपको अगर इतने इलेक्शन लड़ने के पैसे नहीं है, आप गरीब, आपकी पार्टी है, सारे पैसे बीजेपी ले जाती है, तो आपके लिए अच्छा है कि एक बार इलेक्शन हो, उतने जमा करके अब ताकत लगा लीजिए। तो मुझे तो कोई लॉजिक ही समझ नहीं आती। जी, एक जो आपने बोला बिल, वो तो ये एक रहता है कि सरकार कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, तो वो तो उल्टा बोलते हैं कि एकदम सडनली हमें सरप्राइज करोगे, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले लाओगे। भाई सेशन में क्या एक्सपेक्टेड है? तुमने होना चाहिए ना लोकसभा में, हाँ, नहीं कि गांव में बैठ के दारू पीनी चाहिए। नहीं, अब्रॉड नहीं होना चाहिए। लोकसभा में गांव में कहाँ, या आप इतनी लीडरशिप को गांव में भेज रहे हैं, आप विदेश की बात कीजिए। नहीं, वो तो यही कहते हैं ना, वो तो राहुल जी तो अलग चीज है, लेकिन एक आम नेता क्या कहता है कि अरे आपने लोकसभा के समय, मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा था, चाहे वो काम कर रहा था, चाहे अपने भतीजे को कुछ दिला रहा था, तो छोड़ दो, लेकिन लोकसभा में सपोज टू बी इन द कैपिटल सिटी फॉर दोस डेज, तो कभी भी इंट्रोड्यूस करें बिल, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपकी सोच क्लियर है, आपको पता है आप लोकसभा में क्या इसका विरोध करेंगे, केवल टीवी बकवास नहीं करते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आया तो इसके मेरा स्टैंड है, ये स्टैंड तो हो नहीं सकता, विरोध करूंगा और वॉकआउट करूंगा। और राहुल जी आएंगे, अपना जो बोलना बोल के, जो सुन लेंगे, बाद में जेब में हाथ डालकर निकल पड़ेंगे, फिर बाहर जाके मोबाइलों की तरफ खड़े हो जाएंगे वहां पर सीढ़ियों के ऊपर। ऐसे नहीं चलता ना। जी जी जी, पर मैं ये क्योंकि जो दूसरी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन या डिलिमिटेशन 2008 कांग्रेस ने किस तरह 2009 का चुनाव जीता है, अगर आप डिलिमिटेशन उसमें इम्पैक्ट स्टडी कीजिए, पूरी इंजीनियरिंग थी, प्रॉपर इंजीनियरिंग थी जो उन्होंने डिलिमिटेशन किया था कि कैसे काटे जाए, कैसे कौन से बनाए जाए। इसमें तो पास मास्टर है ना। अब इनको दुख है कि इनका खेल दूसरे भी सीख गए। पहले उन्होंने गुंडे खड़े किए, कम्युनल गुंडे खड़े किए, उनका उपयोग करके जीतते थे। वो कम्युनल गुंडों को लगा हम ही क्यों नहीं पार्टियां बना लेते, उन्होंने पार्टियां बना ली, इनका वोट बैंक चला गया। जिन मौलानाओं को ये लोग खरीद के बैठते थे, उनके साथ में उनको आगे लगा के रखते थे, उनसे वोट लेते थे, वो मौलानाओं ने सोचा हम क्यों नहीं पार्टियां बना ले, उन्होंने अपने सारी दुकानदारी खड़ी कर ली, उनका वो भी वोट बैंक चला गया। अभी ये इस प्रकार से अगर ये खुद के वोट बैंक बांटते रहेंगे और दूसरा कोई नहीं करेगा, तो इनका खेल अगर बीजेपी से अच्छा खेलता है तो भाई यू हैव टू लर्न न्यू गेम्स। जी जी, और वो अब न्यू गेम्स क्या होती है मॉनसून सेशन में, वो देखने वाली बात है रतन जी। इनका तो एक ही गेम है, वॉकआउट करो, पहले बोल लो, सब बीजेपी पहले सुन लेंगे, सारे भारत भर में उनका मशहूर हो जाएगा, बड़े आप तो निडर आदमी है जी, आप तो क्या भाषण देते हैं, बहन भाई का करेगी प्रशंसा, भाई बहन की करेगा, वो बाकी लोग नीचे बैठे हुए जो जो तालियां मारेंगे, और उसके बाद में बोलना कुछ है, बोलेंगे कुछ और बाद में जब उनकी बारी आएगी सुनने की तो भाग जाएंगे छोड़ के। ये स्ट्रेटेजी इनके पास, अभी भी यही करेंगे। और अब देखते हैं मॉनसून सेशन में क्या होता है और सीजेपी प्रोटेस्ट का क्या अंत होता है। आपने समय दिया रतन जी, और दोनों अहम मुद्दे हैं वो कवर की, और मॉनसून सेशन में अगर धमाके हुए तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा समय देने के लिए, क्योंकि मेरे अनुसार बहुत सारे बिल और धमाके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस पार्टी में क्या होता है वो आप ही बता सकते हैं, हम लोग तो नहीं बता सकते, बट संभावनाएं मुझे लगता है बहुत ज्यादा है मॉनसून सेशन में धमाका होने की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद जी।